लगभग 1 साल पहले मैं और मेरे पति आखिरकार एक नई कार खरीदने के लिए पर्याप्त बचत करने में सफल रहे। जिस 8 साल पुरानी वोल्क्सवैगन को हम चला रहे थे, नए पहिए आने के बाद उसकी अपेक्षा होनी तय थी, इसलिए मैंने धूल जमने से पहले इसे बेचने का फैसला किया। क्रिसमस भी आ रहा था और मेरी सेविंग्स भी पूरी तरह से खत्म हो गई थी। ऐसा करना काफी लॉजिकल था। कुछ एडवर्टीजमेंट्स वेबसाइट और फेसबुक मार्केट प्लेस पर इसे पोस्ट करने के बाद मैंने तुरंत 2 इच्छुक खरीदारों को आकर्षित किया। मैंने पहले खरीदार से पास के एक पार्क में मिलने की व्यवस्था की। एक बुजुर्ग सज्जन अपनी 16 साल की बेटी के लिए एक कार खरीदना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने मुझे काफी कम पैसों का ऑफर दिया, जिसकी मैं शुरुआत में उम्मीद नहीं कर रही थी। फिर भी मुझे उस आदमी के लिए बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि वो अपने बच्चे के लिए एक गिफ्ट चाहते थे। इसलिए मैंने उनसे वादा किया कि अगर दूसरा खरीदार मुझे और कम पैसे देगा तो मैं वो कार उन्हें दे दूंगी। वो निराश होकर चले गए। फिर जब मैंने फेसबुक मार्केट प्लेस पर दूसरे संभावित खरीदार को मैसेज किया और उससे मीटिंग शेड्यूल की, मैं उस दिन अकेले बाहर थी, और जबकि मैं पूरी तरह से जानती थी कि इंटरनेट से अजनबियों से मिलना कितना खतरनाक हो सकता है, मैंने मान लिया कि यह ठीक रहेगा, क्योंकि वो दिन का टाइम था। बेशक मुझे किसी संगति चीज की आशा करनी नहीं चाहिए थी। दूसरा इच्छुक खरीदार तुरंत कुछ मिनटों के भीतर उस पार्क में मुझसे मिलने के लिए सहमत हो गया। इसलिए मैंने तब तक इंतजार किया जब तक कि काली खिड़कियों वाली एक रेंज रोवर नहीं आ गई। एक लंबा आदमी बेशर्मी से गाड़ी से बाहर निकला और मुझसे कहा कि वो वही है जिससे मैंने मार्केट प्लेस पर बात किया था। भले ही मैंने किसी कारण से मैसेंजर के माध्यम से एक औरत की प्रोफाइल से संचार किया था, मैंने इस रेड फ्लैग को तुरंत नजरअंदाज करने का फैसला किया और उसे कार दिखाना जारी रखा। मुठभेड़ थोड़ी अजीब लग रही थी और मेरा दिल जोर से धड़कने लगा जब मैंने देखा कि और लोग कार से बाहर आकर उस आदमी के पीछे खड़े हो रहे थे। मैं सोच में पड़ गई कि एक सेकंड हैंड कार को देखने के लिए 4-5 बंदे क्यों आएंगे। फिर भी मैंने इसे नजरअंदाज किया और मेरे कार की पास्ट हिस्ट्री और दोषों को सूचीबद्ध करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में उन चारों ने मेरे कार का चक्कर लगाना शुरू कर दिया। पहला आदमी टेस्ट ड्राइव पर जोर देने लगा। शायद मैं इस क्षण को मूर्खतापूर्ण ढंग से खारिज कर रही थी, लेकिन इससे यह स्पष्ट हो गया कि उनके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे और मैं एक अजनबी के साथ कार में बिल्कुल नहीं बैठने वाली थी। वो लगातार अड़ा रहा, जिससे मुझे इतनी असहजता महसूस होने लगी कि मैंने उसे ब्लॉक के चारों ओर घूमने के लिए टेस्ट ड्राइव देने को कहा। उसे मेरा सुझाव अच्छा लगा और उसने मुझे स्पष्ट रूप से ताना मारते हुए पूछा कि अगर उसने कार मुझे वापस नहीं की तो मैं क्या करूंगी, जिस पर मैंने बस इतना जवाब दिया कि इंश्योरेंस शायद इसे कवर कर लेगी। सच तो यह था कि मुझे नहीं पता था कि मैं क्या सोच रही थी। जब पहला आदमी टेस्ट ड्राइव ले रहा था तो उसके बाकी सभी दोस्त मुझे घूर रहे थे। उन्हें मुझे ऐसा घूरता देख मैं काफी डर गई थी। मैं ये इमेजिन करके बहुत डर गई थी कि जब वो मेरी कार की टेस्ट ड्राइव लेगा तो उसके बाकी दोस्त मुझ पर कड़ी नजर रख रहे होंगे। फिर भी वो ड्राइवर की सीट पर चढ़ गया और उसका परीक्षण करने के लिए तेजी से चला गया, जबकि उसके सारे दोस्त मेरे आसपास मंडरा रहे थे और आपस में बात कर रहे थे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वे क्या कह रहे हैं और मैं बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करने लगी। मेरे दिमाग में सबसे खराब सिनेरियोस पॉप आउट होने लगे। मैं खुद से ये सवाल कर रही थी कि क्या मुझे कार के लिए इतनी आर्ग्यूमेंट करनी चाहिए थी? क्या मैं कहीं अपनी जान तो नहीं गंवाने वाली थी? जब तक वो आदमी वापस आया, मैंने अपना फोन अपने सीने से लगाया हुआ था। वो घमंडी तरीके से बाहर निकला, कार का दरवाजा जोर से बंद कर दिया और उसने मुझे उतने ही पैसे ऑफर किए जितने कि पिछले कस्टमर ने किए थे। अपने सौदे को आकर्षित बनाने की कोशिश करते हुए उसने मुझे अपने साथ कार में बैठने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि हम कैश लेने जा सकें। जब उसे मेरी झिझक महसूस हुई तो उसने मुझ पर दबाव डाला कि अगर मैं तुरंत उसके साथ चली जाऊं तो वो मेरी पुरानी वोल्क्सवैगन कार के लिए मुझे और ज्यादा पैसे ऑफर करेगा। सौभाग्य से मेरे पति ने उसी क्षण मुझे फोन किया। मैंने तुरंत उन्हें बताया कि मेरे पास एक बेटर ऑफर आया है। मैंने फोन उठाया और गाड़ी चला दी। मैंने दरवाजा बंद करने और गाड़ी चलाने में देरी नहीं की और उन्हें केवल एक त्वरित झटके के साथ छोड़ दिया। एक बार जब मैं घर पहुंची तो मैंने पहले खरीदार को मैसेज किया और वो आकर डील क्लोज करने के लिए बहुत एक्साइटेड था। मेरे हस्बैंड उनके साथ पहुंचे और उन्होंने तुरंत कागजी कार्रवाई निपटा ली। जल्द ही कार बिक गई और ओनरशिप ट्रांसफर हो गई और हमने क्रिसमस मनाने के लिए कुछ पैसे जमा कर लिए। उस रात बाद में मुझे जब तक वही रेंज रोवर नहीं दिखी तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। कार हमारे घर के ठीक सामने वाले सड़क पर पार्क किया गया था और मैंने तुरंत अपने हस्बैंड को उसके परेशान करने वाले स्वरूप के बारे में सूचित किया।
हम कल्दे सैक के अंत में रहते हैं, जिसका मतलब है कि वहां एक डेड एंड था और उस कार के वहां होने का कोई स्पष्टीकरण नहीं था। जैसे ही हमने खिड़की से देखा, वो अजीब आदमी मुझे फोन कर रहा था और पूछ रहा था कि क्या मैंने उसके ऑफर के बारे में फिर से सोचा, लेकिन मैं शांत रही और विनम्रता से उसे बताया कि कार पहले से ही बिक चुकी है। उसने बिना किसी विरोध के फोन रख दिया और 30 मिनट बाद वो वहां से अपनी कार लेकर चला गया। थोड़ी व्याकुल होकर मैंने पुलिस को बुलाने पर विचार किया, लेकिन मेरे पति ने मुझे आश्वासित किया कि मैं जरूरत से ज्यादा ही रिएक्ट कर रही थी। इसके बजाय मैं पूरी रात बस सड़क पर नजर रखती रही। वही कार 3 बार वापस आई, हमारे घर के सामने रुकी और फिर धीरे धीरे चली गई। ये बिल्कुल डरावना था। फिर भी ऐसा हुआ कि एक रात और आखिरकार हम छुट्टियों की सभी योजनाओं में व्यस्त थे, जिससे मेरा ध्यान विषय से भटक गया। 4 दिन बाद शुक्रवार की रात मैं सुविधा स्टोर से क्रिसमस की पूर्व संध्या के लिए कुछ आखिरी मिनट की चीजें खरीदने के लिए बाहर गई। मेरे हस्बैंड देर तक काम कर रहे थे और अंधेरा होने वाला था, लेकिन मेरा पड़ोस हमेशा बहुत ही सुरक्षित था और मुझे अकेले घूमना ज्यादा आरामदायक लग रहा था। जब तक मैं कल्दे सैक के अंत तक नहीं पहुंची, तब तक ये एक शांतिपूर्ण सैर थी और मैंने पास आ रहे एक कार इंजन की धीमी करहा पर ध्यान दिया। जब मुझे एहसास हुआ कि रेंज रोवर अपने हेडलाइट्स बंद करके सड़क पर आ रही है, तो मेरा शरीर तुरंत अकड़ गया। सहज भाव से मैं पास की झाड़ियों में घुस गई और कार मेरे पास से गुजर गई। मैंने उस रात काले रंग के कपड़े पहने हुए थे और मुझे लगता है कि इससे मुझे छुपने में मदद मिली होगी। मैंने उन्हें घर की ओर बढ़ते देखा और चारों लोग बाहर कूद गए। उनमें से एक ने सेंटा क्लॉज के कपड़े पहने हुए थे और बाकी सभी ने एक परियों की तरह कपड़े पहने हुए थे। उन फेस्टिव कपड़ों में उन्हें पहचानना बहुत ही मुश्किल लग रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने उन्हें बाहरी सजावट के साथ बिल्कुल फिट कर दिया था और पड़ोस में किसी ने भी शायद इस दृश्य पर ध्यान नहीं दिया। वे साहसपूर्वक सामने के दरवाजे तक गए और उसे जोर से खटखटाया। आवाज दूर से भी मेरे कानों में गूंजती रही। जब कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने मेरे दरवाजे पर लात मारी और एंट्रेंस डोर तोड़ दिया। मेरे हाथ इतनी बुरी तरह से कांप रहे थे कि मुझे अपना फोन अनलॉक करने में परेशानी हो रही थी। एक बार जब मैं पुलिस को फोन लगाने में कामयाब हो गई, तो मैंने उनसे जल्दी आने के लिए रिक्वेस्ट किया, जबकि मैं असहाय रूप से उन लोगों को भारी डफल बैग के साथ मेरे घर से बाहर निकलते हुए देख रही थी। पुलिस के आने के बाद वे मुझे वापस ले गए और हमने पाया कि घर पूरी तरह से तहस नहस हो गया था। मेरा ज्यादातर कीमती सामान तो चोरी हो गया था या नष्ट हो गया था। ये मेरा अब तक का सबसे खराब क्रिसमस था और मैं अभी भी ये सोचकर कांप रही हूँ कि अगर मैं घर पर होती तो क्या हो सकता था। वह आखिरी बार था जब मैं फिर से कुछ भी ऑनलाइन बेचूंगी। क्रिसमस से 1 साल पहले ऑनलाइन शॉपिंग के अद्भुत विकास से पहले दुर्भाग्य से मुझे अपने पति और 2 बच्चों के साथ व्यस्त दुकानों का सामना करना पड़ा। मैं बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि हम हाल ही में एक नए अपार्टमेंट में चले गए थे और इससे पहले कि हम इसे घर बुला सकें और ठीक से क्रिसमस मना सकें, बहुत सारा सामान अनपैक करना बाकी था। इतना ही नहीं, बल्कि मुझे फेस्टिव सीजन की भीड़ के दौरान किसी भी दुकान में जाना पसंद नहीं था। हालांकि उस समय हम केचप सैंडविच खा रहे थे और मैं किराने का सामान लेना बंद नहीं कर सकी। जब हम स्थानीय शॉपिंग सेंटर पर पहुंचे तो वहां उतनी ही भीड़ थी जितनी मुझे उम्मीद थी, इसलिए हमने अंतिम समय में इसे खरीदने वालों की भीड़ से बचने के लिए कम से कम अगले 2 हफ्तों के लिए वो सब कुछ खरीदने का फैसला किया जिसकी हमें जरूरत थी। हम जल्दी से अपना सामान लेने की कोशिश कर रहे थे और हमें नहीं पता था कि हमें एक परेशान करने वाली मुठभेड़ का सामना करना पड़ेगा जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैं फार्मेसी के गलियारे से अपने 2 छोटे बच्चों के साथ पुश बास्केट में एक हेयर डाई देख रही थी। तभी मेरे हस्बैंड को एक इम्पोर्टेंट बिजनेस कॉल अटेंड करने के लिए एक शांत जगह ढूंढने के लिए जाना पड़ा। बच्चे हमेशा की तरह मस्ती कर रहे थे। हालांकि मैं उनकी हरकतों को नजरअंदाज करने की इतनी आदी हो गई थी कि मेरा ध्यान तभी आकर्षित हुआ जब वे अचानक रुक गए और चुपचाप बैठ गए। मेरा बेटा उस समय 10 साल का था और मेरे पीछे किसी चीज को देखकर मुस्कुरा रहा था, जबकि मेरी 5 साल की बेटी कुछ बड़बड़ा रही थी। जब उसने खौफनाक शब्द बुदबुदाया तो मैं तुरंत सतर्क हो गई और मैं मुड़ी और मैंने हमसे 20 फीट की दूरी पर एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति का सामना किया।
जो मेरी बेटी को घूर रहा था। मेरी बेटी उस समय हल्के सुनहरे बालों वाली, नीली आंखों वाली, डिम्पल गाल वाली बच्ची थी और उसे हमेशा कॉम्प्लीमेंट्स मिलते थे। मुझे हैरानी नहीं होती कि जब बहुत सारे लोग आते और उसकी क्यूटनेस की तारीफ करते, लेकिन ये उदाहरण तुरंत ही खत्म हो गया। ज्यादा बेचैनी महसूस करते हुए मैं दूसरे विभाग में अपनी खरीदारी जारी रखने के लिए गलियारे से बाहर निकल गई। मैंने अपने हस्बैंड को मैसेज किया और उन्हें बताया कि मुझे कहाँ ढूंढना है, और वो कुछ ही समय में आ गए। ये महसूस करते हुए कि कुछ सही नहीं था, क्योंकि मैंने काम के दौरान उन्हें कभी परेशान नहीं किया। जो कुछ हुआ उस पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए मैंने अपने पति से यूं ही कह दिया कि एक अजीब आदमी हमें अजीब तरीके से देख रहा था। उन्होंने मुझसे पूछा कि वो आदमी कैसा दिखता था। दूर भागने की कोशिश में मैं केवल इतना ही वर्णन कर सकी कि वो छोटा और मोटा था। मेरे पति ने उसके बाद मेरा साथ छोड़ने से इनकार कर दिया और हम स्टोर के रेफ्रिजरेट सेक्शन में चले गए। ये सबसे भीड़ भाड़ वाला इलाका था और हर दिशा से लोग हमें धकेल रहे थे। मैं कुछ जमे हुए टर्की के लिए स्ट्रगल कर रही थी जब मेरे बच्चे ने पाइप बजाई और चिल्लाई, सैंटा। जैसे ही मेरी नजर उस दिशा में गई जिस ओर उसने इशारा किया, मैंने गलियारे के अंत में सैंटा क्लॉस की पोशाक पहने उसी आदमी को देखा। वो सीधे हमारे सामने था और धीरे धीरे हाथ हिला रहा था। पूरी स्थिति पहले से ही बहुत परेशान करने वाली थी, लेकिन जिस चीज ने इसमें और ज्यादा इजाफा कर दिया वह थी उसकी फेक सैंटा वाली मास्क। यह एक सिलिकॉन विंटेज मास्क था जिसमें फीकी भूरी डोरी से बनी हुई दाढ़ी थी और पोशाक की आंख खोखली थी, बस दो गहरी काली आंखों के रूप में दिखाई दे रही थी। बिना सोचे समझे मैंने तेजी से चलना शुरू कर दिया, अपने हस्बैंड को पीछे छोड़ दिया और व्यवहारिक रूप से स्टोर फ्रंट की ओर भागी। अब इस पर पीछे मुड़कर देखने पर मुझे लगता है कि मेरी अंदर की मामा बेर जाग गई थी और किसी भी हाल में अपने बच्चों को सेफ रखना चाहती थी। मैं तो बस अपने बच्चों को उस दुष्ट की दृष्टि से बाहर निकालना चाहती थी। मुझे खाली लेन मिली और मैंने सारा किराने का सामान चेकआउट लाइन पर भेजना शुरू कर दिया। क्लर्क ने भी मेरी घबराहट को देखा और मुझसे इसके बारे में पूछताछ की। जब मैंने उसे स्थिति समझाई तो मेरे पति मेरे पास आए और मुझसे पूछा कि वो आदमी कहाँ है। मैं समझ सकती थी कि वो बहुत ही गुस्सा हो रहे थे और एक कोई बड़ा सीन क्रिएट करने वाले थे, जिससे मुझे स्टोर छोड़ने की और भी ज्यादा उत्सुकता होने लगी। हम अपेक्षाकृत तेजी से अपनी चीजों की जांच करने में कामयाब रहे और जैसे जैसे हम बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ रहे थे मेरी घबराहट कम हो गई। ऐसा तब तक था जब तक हमने उस आदमी को एक बार फिर से नहीं देखा। इस बार वो प्रवेश द्वार के पास खड़ा था, जैसे कि वो किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। मैंने रुककर अपने पति को सूचित किया, जिन्होंने फिर इस मुद्दे को लेकर मैनेजर से कांटेक्ट किया। एक अलग कैशियर ने हमें दूसरे निकास की ओर निर्देशित किया, क्योंकि मैनेजर इस खौफनाक अजनबी का सामना करने वाला था। बाहर निकलते ही हमने कुछ ही समय में कार में किराने का सामान लाद दिया और मैं कांपते हाथों से अपने बच्चों के साथ बैठी थी, जबकि वो आदमी दुकान के दरवाजे पर खड़ा था और पार्किंग स्थल के पार से मेरे पति को डरावनी वाली नजरों से देख रहा था। हमने इसे वहां से हाईटेल किया और सीधे घर आ गए। मैंने सोचा कि अब ये सब बिल्कुल खत्म हो गया था। एक अजीब आदमी के साथ एक अजीब सी मुठभेड़। फिर भी चीजों ने एक भयावह मोड़ ले लिया। लगभग एक हफ्ते बाद जैसे ही मैंने अपना आखिरी सामान खोला, मैंने विशेष रूप से एक बक्सा खोला और उसमें मुझे कुछ ऐसा मिला जिसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ये वही पुराना सांता क्लॉस का मास्क था जिसे स्टोर में उस आदमी ने पहना था, जो कि रसोई के बर्तनों से भरे एक बक्से में रखा हुआ था। खोखली हो चुकी आंखों ने मेरी ओर देखा और मैं बस यही सोच रही थी कि इनमें से कितने बॉक्सेस में ऐसे मास्क्स मौजूद हो सकते हैं। उस खोज के बाद कुछ भी पहले जैसा महसूस नहीं हुआ, भले ही मैं ये कभी पता नहीं लगा सकी कि वो मास्क मेरे बक्से में कैसे आया। बाद में मुझे पता चला कि पास के एक हॉस्पिटल में एक मेंटल रोगी सुविधा भी थी, जिसमें मानसिक रूप से बीमार, नशे की लत से उभरने वाले और समाज में फिर से शामिल होने की कोशिश कर रहे सभी प्रकार के लोगों को रखा जाता था। कहने की जरूरत नहीं है कि हम क्रिसमस के बाद ज्यादा समय तक उस अपार्टमेंट में नहीं रहे और हमने ये सुनिश्चित किया कि जिस नए एरिया में हम जा रहे हों, हम उस एरिया के बारे में अच्छे से रिसर्च कर लें। मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ रहता हूँ। सचमुच ये एक भूतिया शहर है। टेक्सास में भूतिया शहर होना आम बात है। वे ऐसे शहर हैं जो एक समय क्षेत्र में तेल के कारण फल फूल रहे थे, लेकिन एक बार जब वो तेल सूख जाता
तो लोगों के पास रहने का कोई कारण नहीं होता, इसलिए वे शहर से निकल जाते। इमारतों को सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। मेरा शहर ऐसे ही था, खाली और सड़ रहा था। वहाँ केवल कुछ ही परिवार बचे थे, जिनमें से मेरा भी शामिल था। मेरे डैड सड़क के किनारे पर स्थित एक ग्रिल और बार के मालिक हैं और वहाँ कस्टमर्स ज्यादातर ट्रक ड्राइवर ही होते थे, जो अपने रास्ते पर आगे बढ़ने से पहले नहाने, खाने और झपकी लेने के लिए तलाश करते थे। महीने में एक बार मेरे डैड बाइकर नाइट का आयोजन करते थे। बड़े होते हुए ये महीने की मेरी पसंदीदा रात होती थी। ये सभी डरावने दिखने वाले लोग अपने बुलेट पर सवार होते हैं। ये इससे अच्छा नहीं हो सकता था। मैंने लोगों से दोस्ती और सम्मान के बारे में बहुत कुछ सीखा। दिसंबर 2003 में मेरे डैड ने सांता की सवारी थीम पर मासिक बाइकर नाइट की मेजबानी की। बाइक राइडर्स सांता क्लॉज की अपनी अपनी शैली में सजे, जगमगाती रोशनी और झनकारती बेल्ट से सजी मोटरसाइकिलों पर सवार हुए। मैं उस समय 6 साल का था और कार्यक्रम में सबसे छोटा था। क्रिसमस की उस रात में सभी बाइक राइडर्स ने मुझे बहुत सारे गिफ्ट से नवाजा। मेरे एक फेवरेट बाइकर थे, जिन्हें मैं अंकल टेडी कहता था। वो उन सभी में से सबसे विशाल बाइक राइडर थे, जो मुझे कैंडी केन और क्रिसमस थीम वाले खिलौने गिफ्ट देते थे। बाकी सभी लोगों को वो काफी डरावने दिखते थे। वो आसानी से 6 फुट 5 इंच के थे। वो किसी बड़े घर की तरह बड़े लगते थे और टैटू से ढके हुए थे, लेकिन मैं उनसे बहुत प्यार करता था। बाइकर क्रिसमस पार्टी सुबह की शुरुआती घंटों तक चलती रही, लेकिन केवल 6 साल के होने के कारण मुझे रात 9 बजे के आसपास ही नींद आने लगी। जैसे ही मेरी आंखें भारी हो गईं, तो मेरे डैड ने मुझे एक बड़ी कुर्सी और कंबल के साथ रेस्टोरेंट के एक आरामदायक कोने में बिठा दिया। अंकल टेडी और मेरे डैड हर 20 से 30 मिनट में बारी बारी से मेरी देखभाल करते। मैं गहरी नींद में सो रहा था और फादर क्रिसमस और उनके रेनडियर के सपने देख रहा था। तभी मुझे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। धीरे धीरे और नींद से मैं अपने सपने से जागा और एक ऐसे आदमी को देखा जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसने बाइकर गियर नहीं पहना था, लेकिन उसने खराब क्रिसमस स्वेटरों में से एक पहना हुआ था, इसलिए मैंने मान लिया कि वो पार्टी के मेहमानों में से कोई एक होगा। वो मुस्कुराया और मुझे बताया कि उसका नाम शॉन है। उसने मुझे बताया कि मेरे डैड ने मुझे घर जाने के लिए उसे भेजा है। मैं इतना थक गया था कि मैं मुश्किल से ही खड़ा हो पा रहा था, इसलिए शॉन ने मुझे अपनी बाहों में उठा लिया। मुझे याद है कि मैंने उससे कहा था कि मुझे अपने गिफ्ट्स चाहिए, लेकिन उसने कहा कि मेरे डैड उसे बाद में ले आएंगे। जैसे ही हम बिल्डिंग के पीछे से बाहर निकले, शॉन ने मुझे कहानियां सुनाई कि मैंने पार्टी में क्या क्या मिस किया। वो मेरे डैड, अंकल टेडी और बाकी सभी लोगों को जानता था, इसलिए मुझे ये अजीब नहीं लगा कि मैं उससे पहले कभी नहीं मिला था। मैंने बस ये मान लिया कि वो एक बाइकर था जिससे मैं नहीं मिला था। जब हम उसकी कार में बैठे, मुझे अजीब सा महसूस होने लगा। शॉन के पास हर किसी की तरह मोटरसाइकिल क्यों नहीं थी? उसने कार का पिछला दरवाजा खोला और मुझे बैठाया। आपको पता होगा कि वरिष्ठ नागरिकों के घरों में अक्सर प्लास्टिक से लिपटे सोफे या कुर्सियां होती हैं। उसकी कार की सीट भी ऐसी ही थी, जो पूरी तरह से प्लास्टिक से ढकी हुई थी। अब जब मैं पीछे मुड़कर सोचता हूँ तो ये मुझे महसूस होता है कि प्लास्टिक से ढकी सीट को साफ करना कितना आसान होगा। शॉन आगे की सीट पर चढ़ गया और रेडियो चालू कर दिया। जैसे ही वो पार्किंग स्थल से बाहर निकला, मैंने अंकल टेडी को देखा और खिड़की से हाथ हिलाया। मैं हर दिन आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे देखा। अगर वो मुझे नहीं देखते तो मेरे साथ क्या होता, ये सोचकर ही मेरे पेट में दर्द होने लगता है। अंकल टेडी ने एक्शन लेने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। मुझे एहसास हुआ कि यह अजीब आदमी मुझे किडनैप करने की कोशिश कर रहा था। टेडी अपनी बाइक की ओर दौड़ा और दूसरे बाइक राइडर्स को भी उसके साथ शामिल होने के लिए कहा। शॉन की कार सड़क पर पलट गई और हम रात में चले गए। मुझे नहीं लगता कि शॉन को एहसास हुआ कि हमारा पीछा किया जा रहा था। यदि उसे पता होता तो वो इतनी धीमी गति से गाड़ी नहीं चलाता। ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे वो अंधेरे में गाड़ी चला सके। रात के अंधेरे में इस बदमाश ने मुझे किडनैप करने की कोशिश की। खैर, मुझे आपके लिए इसका वर्णन करने की कोई जरूरत नहीं है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो मेरे साथ क्या करना चाहता था। शॉन का शरीर मेरे मुकाबले भारी था और जैसा मैंने सोचा था, सारी आशा खत्म हो गई। मैंने मोटरसाइकिल की इंजन की आवाज सुनी। कार का शीशा लाइट से जगमगा उठा। कार का दरवाजा खुला हुआ था और एक हाथ ने शॉन को कार के पीछे से खींच लिया। मैंने नहीं देखा कि आगे क्या हुआ, लेकिन जूतों और पसलियों के चटकने की आवाज हमेशा मुझे याद रहेगी। मैं अंकल टेडी के बुलेट पर सवार होकर वापस आया। जब मैं पहुंचा
तो मेरे डैड रो रहे थे। ये एक ऐसा दृश्य था जिसे मैं दोबारा कभी नहीं देखना चाहता। उन्होंने मुझे कसकर गले लगाया। मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे कभी जाने नहीं देंगे। मेरे वापस आने के तुरंत बाद पुलिस आई, बयान लिए गए, लेकिन शॉन के लिए कोई खोज दल या बड़ी तलाशी नहीं हुई। पुलिस को वो आदमी कार के पास टूटे हुए ढेर में मिला। मैंने डैड से पूछा कि मेरे किडनैपर पर हमला करने के लिए अंकल टेडी जेल में क्यों नहीं गए, लेकिन पता चला कि पुलिसकर्मी ने ये कहते हुए बयानों को गलत ठहराया कि मैं ही वो व्यक्ति था जिसने मेरे हमलावर को लात मारी और खुद की सेफ्टी के लिए ऐसा किया। मुझे पता है कि ऐसा कोई तरीका नहीं था कि 6 साल का बच्चा इतना कठिन संघर्ष कर सके। कोई भी मेरे अंकल टेडी को मुझे बचाने के लिए जेल में नहीं डाल सका। शॉन, जो एक नकली नाम था, उसे केवल 2 साल की सजा हुई। मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा।